छात्रों, आज हम आपके समक्ष नई कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर नई कविता किसे कहते हैं, नई कविता का प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ें भी जान लेना हम लोगों को आवश्यक हैं। छात्रों, सच्चिदानंद हीरानंद आस्यानज्ञ ने तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में किया। उसके बाद उन्होंने दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित किया और इस दूसरे तार सप्तक में 7 कवि शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, इन 7 कवियों के लिए आपने स्थान दिया। और ऐसा माना जाता है कि उसी समय से नई कविता का प्रारंभ हो गया था। यद्यपि नया साहित्य, नई कविता हर युग में लिखी जाती हैं, फिर भी नई कविता नाम जो है सबसे पहले अज्ञे ने दिया था। आपने एक रेडियो वार्ता में इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया, जो कि बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 के अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। नई कविता का प्रारंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। तो आज हम इस नई कविता में पाई जाने वाली प्रवृत्तियाँ और उन विशेषताओं के विषय में जानेंगे कि कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ जो है इस नई कविता में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले इसकी जो विशेषता है वह है समसामयिकता। समसामयिकता से आशय जो है युग बोध से होता है कि उस समय नई कविता जो है अपने समय की कविता है और नई कविता के कवि जो कुछ भी देखते हैं वे सभी अपनी कविता में उसको लिखते हैं। कि नई कविता के कवियों की 2 मान्यताएं हैं। प्रथम ये कि वर्तमान जीवन संतरास का जीवन है। दूसरी मान्यता ये है कि वर्तमान ही सब कुछ है, वही हमारे काम का है, क्योंकि हमें उसी में रहना है। नई कविता के एक कवि के अनुसार अनागत का हिमालय प्यास बुझाने में असमर्थ है, विगत का खारा सिंधु तृप्ति में असमर्थ है, वर्तमान जाह्नवी से ही उसकी प्यास बुझाया जा सकता है। तो नई कविता में समसामयिकता पर विशेष बल दिया गया है कि जो वर्तमान में है वही सत्य है और वही जो है अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक भी है। खाली मन खाली तन जीवन के लक्ष्यों से ठनी बनी अन्न। तो ये समसामयिकता या युग बोध की ओर कभी इसमें संकेत करता है। उसके बाद उसका जो दूसरा बिंदु है वह आस्थावादी स्वर। नई कविता की यह भी विशेषता देखने को मिलती है कि इस कविता का जो कवि है वह जीवन के प्रति आस्थावादी स्वर भी दिखाई देता है। उसमें जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं बल्कि स्वीकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। वह अनास्था के लिए अनास्था का विरोध करती
नई कविता में व्यक्ति के बार बार टूटने हारने के बावजूद जीवन शक्ति उसकी क्षमताओं में विशेष रूप से विश्वास करता है और वह स्वयं को हारा हुआ नहीं मानता। मेरा जीवन घास की पत्ती से घुलती हुई एक अजानी ओश बूंद सूर्य की पहली किरण से जगमगा उठे और स्वयं किरणें विकीर्ण करने लगे। तो इस प्रकार उसमें एक आस्थावादी स्वर पर लक्षित होता है कि जीवन के अच्छे दिनों के प्रति वह आश्वस्त है कि अच्छा समय उसके जीवन में अवश्य आए। दूसरे उसमें यथार्थानुभूति भी देखने को मिलती है, अर्थात नई कविता का यथार्थ जीवन को उसके समग्र रूप में देखने में निहित है। वह जीवन की समस्याओं से पलायन नहीं करता है, बल्कि समस्त विडंबनाओं और विसंगतियों के बीच ही रहकर उनको भोगता है और भोगे हुए यथार्थ से वह तमाम अनुभवों को प्राप्त करता है और उन अनुभवों को अपने जीवन में उतारता है और अपने काव्य में भी उनके विषय में लिखता है। कुमार नारायण इसी यथार्थ रूप से उपजे दर्द के विषय में लिखते हैं, कहते हैं कि मैं जानता हूँ आज ये गान नहीं संवरेंगे, रूखे पाषाणों की कमी जमी दरारों में छिपकली सी चेतना काल के चपेटों से छिना दरदरा का शीर्षक रही बेदरा। तो ये जो है जो भोगा हुआ यथार्थ है उसके विषय में कवि जो है स्वयं अभिव्यक्त करता है। नई कविता की और एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है लघु मानव की प्रतिष्ठा। नई कविता में जिस नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है वह लघु मानव है और इस युग का यथार्थ है। और ये जो लघु मानव है ये वह मानव है जो अपने जीवन के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करता है और उसके बाद भी वह जो है हाशिए पर है। तो ऐसे हाशिए पर मनुष्य के प्रति कवि ने लघु मानव की प्रतिष्ठा करने की बात कही है। अज्ञे ने लघुता के भीतर शक्ति साहस और अजय अहम का उल्लेख किया है। वे लिखते हैं कि ये दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ बरामद माता पर इसको भी पंक्ति को कहने का आशय है कि वह छोटे छोटे उस मनुष्य की ओर भी ध्यान देते हैं जो कि जिनके लिए नज़रअंदाज किया गया है, जिनको मुख्य धारा में अभी लाना बाकी है। नई कविता की अगली विशेषता है बौद्धिकता। नई कविता का जो कवि है वह चिंतनशील कवि है और वह भाव की अपेक्षा विचार को अधिक महत्व देता है, चिंतन और मंथन पर अधिक बल देता है। नए कवियों का मानना है कि कोरी भावुकता आज के मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सकती है, इसलिए नई कविता में अनेक स्थलों पर बौद्धिकता देखी जा सकती है। ये ऐसे स्थलों पर जहाँ बौद्धिकता की भरमार है, ऐसे स्थलों पर नई कविता स्वयं विचार कविता के समान दिखाई देती है। कुमार नारायण की ये पंक्तियाँ बौद्धिकता के कारण भाव शून्य सी होती नजर आती हैं कि आमा से यौना से गर्भा से जिसकी जिंदगी का से भाग्य उसका ईश्वर के योग। तो इस प्रकार बौद्धिकता की प्रधानता भी नई कविता में देखी गई है। उसके बाद है विद्रोही स्वर। नई कविता का कवि समस्याओं को देखकर
शुतुरमुर्ग की भांति अपने सिर को दबाकर बैठने वाला व्यक्ति नहीं दिखाया है, बल्कि उसमें क्रांति और विद्रोह की भावना देखने को मिलती है। वह कुंठित विकसित मर्यादाओं और परंपराओं को तोड़कर नई मर्यादाओं की स्थापना के लिए विद्रोह करने के लिए तैयार रहता है। वह पुरानी रूढ़ियों के प्रति विद्रोही भावना का हिमायती है। जब वह कहता है कि ठहरो ठहरो ठहरो, हम आते हैं, हम नई चेतना के बढ़ते अभिराम चरण, हम मिट्टी की अपराजित गतिमय संतानें, हम अभिशापों से मुक्त करेंगे कभी। तो इस प्रकार से उसमें जो है विद्रोही स्वर मुखरित हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि नवीन सौंदर्य बोध भी उसमें देखने को मिलता है। नई कविता के कवियों ने वासनात्मक उष्ण चित्रों के स्थान पर मर्यादित चित्रों का समावेश करके नई कविता में नवीन सौंदर्य बोध की सृष्टि की है। केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियों में प्रकृति और जीवन के साहचर्य की आत्मीयतापूर्ण अभिव्यक्ति दर्शनीय है, जब वे लिखते हैं कि धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, धूप चमकती है साड़ी चांदी की साड़ी पहने, और मैके में आई बेटी की तरह मगन है। तो कितना सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। तो ये उनका एक नवीन अपना सौंदर्य बोध है। उसके बाद छंद, भाषा और शैली की यदि हम बात करें तो नई कविता का कवि जो है सामाजिक जीवन गद्यात्मक हो गया है और इसका प्रभाव भी नई कविता पर पड़ा है। उसमें भी गद्यात्मकता को अपनाया गया है। बिंब विधान और प्रतीकात्मक होने के कारण नई कविता की भाषा में चित्रात्मकता, लाक्षणिकता और वक्रोक्ति को इसमें देखा जा सकता है। इनकी भाषा यथार्थ जीवन के निकट और व्याकरण के कठोर शिकंजे से एकदम मुक्त है। बोलचाल की शब्दावली और अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी इसमें कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नई कविता अपने रूप और शिल्प दोनों ही दृष्टियों में पुरानी कविता से एकदम भिन्न देखने को मिलती है। वह कथ्य के रूप में और शिल्प दोनों ही दृष्टियों में नयापन लिए हुए दिखती है, इसीलिए इसको नई कविता कहते हैं। तो मैं समझता हूँ आपने ज़रूर इसको समझा होगा। धन्यवाद।